नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक सीरीज़ लेके आया हूँ, जिसमें कि हम बेसिक लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वहाँ से शुरू करेंगे और एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तक जाएंगे। तो जो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो बेसिकली कौन सी होती हैं? सी और सी प्लस प्लस। जो सी लैंग्वेज है, इट इज़ कॉल्ड द मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो सी प्लस प्लस है वो बेसिकली सी लैंग्वेज से ही बनी है, सी प्लस प्लस। ऐसी जो जावा लैंग्वेज आई उसके बाद वो भी सी और सी प्लस प्लस से ही बनी जावा लैंग्वेज है। ऐसी पाइथन है, पीएचपी है, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई हैं आपके आजकल जितनी भी आ रही हैं वो सारी बेसिकली किससे बनी हुई हैं? सी और सी प्लस प्लस से ही बनी हुई हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं सी लैंग्वेज का। सी लैंग्वेज बेसिकली 1970s में डेवलप की गई थी। और किसने डेवलप की थी? डेनिस रिट्ची ने डेवलप किया था इसको। किसने डेवलप किया था? डेनिस रिट्ची ने। डेनिस रिट्ची ने ये सी लैंग्वेज को डेवलप किया था। सी लैंग्वेज से इसके पहले कुछ प्रीवियस वर्जन्स भी हैं। BCPL लैंग्वेज आई पहले, फिर बी लैंग्वेज आई। बी लैंग्वेज को मॉडिफाई करके सी लैंग्वेज बनी। और सी लैंग्वेज जब 70s में आई तो ये काफ़ी प्रोग्रामर्स के थ्रू इसको लाइक किया गया, क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग करना बहुत ही आसान था। क्योंकि सी लैंग्वेज आपको मशीन लैंग्वेज की तरह अगर आपने काम करना है तो वो भी सिंटैक्स प्रोवाइड करती है, और अगर आपने हाई लेवल लैंग्वेज की फॉर्म में इसको यूज़ करना है तो वो भी सिंटैक्स प्रोवाइड करती है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है कि जो हमारे इंग्लिश टाइप वर्ड्स के कैरेक्टर्स को यूज़ करते हुए वर्ड्स बने और उनको जिससे हम फैमिलियर होते हैं उनको यूज़ करते हुए प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और मशीन लैंग्वेज में क्या होता है बेसिकली कि अगर हमने डायरेक्टली कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन करना है और आपने तो उसमें भी आप सी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। तो सी लैंग्वेज जो है आपकी लो लेवल लैंग्वेज भी है और हाई लेवल लैंग्वेज भी है, इसलिए सी लैंग्वेज को मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कह देते हैं। तो ये 70s में आई, और लेकिन ये पॉपुलर हुई 1980s में, क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग करना बहुत ही आसान था। ऐसी सी लैंग्वेज जब 80s में काफ़ी पॉपुलर हुई तो इसमें काफ़ी प्रोग्रामिंग की गई। तो इसमें आपका जो प्रोग्रामर जब प्रोग्रामिंग करता है वो आपका अराउंड जब 1 लाख लाइन ऑफ कोड हो जाता है तो काफ़ी आपका प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उस कॉम्प्लेक्सिटी को सी हैंडल नहीं कर पाती। उसको ओवरकम करने के लिए आपकी क्या लैंग्वेज आई? सी प्लस प्लस में ऊप्स का कंसेप्ट आया। ऊप्स को डेवलप किया गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसेप्ट को डेवलप किया गया, ताकि आपके सी में जो आपका लाइन ऑफ कोड अगर लैक्स में रन कर जाता है तो उसको ओवरकम करने के लिए, उस कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने के लिए आपका ऊप्स का कंसेप्ट दिया गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं सी लैंग्वेज से। अगर आप सी लैंग्वेज लर्न कर लेते हैं तो आप किसी भी लैंग्वेज सी प्लस प्लस सीखना चाहें या आप जावा सीखना चाहें या पीएचपी सीखना चाहें, चाहे पाइथन सीखना चाहें, तो आप डायरेक्टली फिर उसके बाद उस लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं आप। तो सी लैंग्वेज की कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं। ऐसी ही हर लैंग्वेज आपको कुछ ना कुछ बेसिक टर्म प्रोवाइड करती है। चाहे आप सी लैंग्वेज करिए, चाहे सी प्लस प्लस करिए, चाहे जावा करिए, कोई भी लैंग्वेज अगर आप करते हैं कुछ बेसिक टर्म है, और ये जो बेसिक टर्म है ये एप्लीकेबल टू ऑल लैंग्वेजेस हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक टर्म आती है वो आती है आइडेंटिफायर्स। क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स गिवन टू वेरियस प्रोग्राम एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम, एरे नेम एक्सेट्रा। जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग करते वक्त अपने प्रोग्राम्स के अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट्स को हम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स बनाते हैं, फंक्शंस बनाते हैं, एरेज बनाते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, पॉइंटर्स बनाते हैं। देन हम फाइल हैंडलिंग करते वक्त फाइल नेम मेंशन करते हैं।
तो ये जो सारे वर्ड्स को हम यूज करते हैं या अल्फाबेट्स को यूज करते हैं, तो हमें कोई ना कोई इनको एक नाम देना पड़ता है। तो उस नाम को क्या कह देते हैं, आइडेंटिफाइड कह देते हैं। तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, आइडेंटिफाइड आर द नेम्स गिवन टू वेरियस प्रोग्राम एलिमेंट्स। तो जैसे वेरिएबल नेम हम बनाएंगे, फंक्शंस बनाएंगे, एरे बनाएंगे, तो इनके कोई ना कोई नाम आपको रखना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम आगे सी लैंग्वेज करते जाएंगे तो आपको पता लगता जाएगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, एरेज क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, पॉइंटर्स क्या होते हैं। तो ये आपको स्लोली धीरे धीरे पता लग जाएगा। नेक्स्ट टर्म आती है वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स आर आइडेंटिफायर विच आर यूज्ड टू क्रिएट द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर फॉर योर प्रोग्राम्स। जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें डाटा मैनिपुलेट करना पड़ता है। डाटा मैनिपुलेट करने के लिए आपको अपने प्रोग्राम के लिए कुछ डाटा मेमोरी एलोकेट करानी पड़ती है। तो वो डाटा मेमोरी जो होती है आपकी, वो कैसे एलोकेट होगी आपके प्रोग्राम के लिए, अगर आपने अपने प्रोग्राम्स के अंदर वेरिएबल्स बनाए होंगे। तो वेरिएबल्स बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अगर वेरिएबल्स नहीं होंगे तो प्रोग्रामिंग करना पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, इंट a, b, कैर c, d। अभी ये इंट कैर क्या होता है ये आपको भी मैं बताऊंगा। यहाँ पे a और b क्या है, वेरिएबल्स है। वेरिएबल जो होता है उसका जो नाम होता है वो एक सिंगल अल्फाबेट भी हो सकता है या एक वर्ड भी हो सकता है। जब भी आप एक वेरिएबल का नाम या फंक्शन का नाम या एरे का नाम या स्ट्रक्चर का नाम रखते हैं तो उसके नाम को रखने के लिए एक थोड़ा सा आपको रूल होता है, वो फॉलो करना पड़ता है। क्या रूल होता है कि आपका वो जो नेम है वो डिजिट से या स्पेशल सिंबल से शुरू नहीं होना चाहिए आपका। फॉर एग्जांपल जैसे कि 4a, ये आपका वेरिएबल नेम नहीं हो सकता क्योंकि ये एक नंबर से शुरू हो रहा है। ऐसे ही %a, ये भी वेरिएबल नहीं हो सकता क्योंकि ये स्पेशल सिंबल हैश से शुरू हो रहा है। तो आपको क्या करना है, जब भी वेरिएबल का नाम रखना है या तो वो एक अल्फाबेट हो सकता है, यानी फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा या तो वो एक अल्फाबेट होगा या अंडरस्कोर हो सकता है। आपका डिजिट्स या स्पेशल सिंबल्स जो ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस या स्पेशल सिंबल्स होते हैं, हैश, %, ये आपके यूज नहीं हो सकते आपके। और ऐसी जब भी आप एक वेरिएबल का नाम रखते हैं या फंक्शन का नाम रखते हैं या एरे का नाम रखते हैं तो उस नाम की जो लेंथ है वो आपके मैक्सिमम 32 कैरेक्टर की हो सकती है। 32 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं हो सकती है आपकी। लेकिन आजकल नए कंपाइलर्स आ रहे हैं तो उसमें शायद अलाउ कर दिया गया है कि 32 से भी ज्यादा अगर आप रखना चाहें अगर आप नाम रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। लेकिन हमें इतने लेंथी नेम रखने की जरूरत नहीं होती है। जब भी हम वेरिएबल नेम लिखते हैं या तो अल्फाबेट यूज कर लेते हैं या स्पेशल या फिर हम वर्ड्स यूज कर लेते हैं। और ये जो वर्ड्स होते हैं मीनिंगफुल नेम होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप किसी स्टूडेंट का नेम रखना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं वेरिएबल के अंदर, तो आप क्या करेंगे, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम आप वेरिएबल बना देंगे। तो मीनिंगफुल वर्ड यूज कर सकते हैं या अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं वेरिएबल के नाम को रखने के लिए। तो आपको पता लग गया आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स आपके आइडेंटिफायर्स होते हैं। नेक्स्ट आपकी टर्म आती है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं आपके, कीवर्ड्स बेसिकली आर आइडेंटिफायर विच whose meaning is already defined in the C language। यानी कीवर्ड्स जो होते हैं ऐसे आइडेंटिफायर्स होते हैं जिसका मीनिंग, ऐसे वर्ड होते हैं जिसका मीनिंग पहले से ही सी लैंग्वेज के अंदर हमें डिफाइन करके दिया गया है। हम उस वर्ड को, उस कीवर्ड को हम किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे इंट, कैर, डू, वाइल, इफ, एल्स, ये आपके कुछ कीवर्ड्स हैं। यानी ऐसे सेट ऑफ वर्ड्स आपको कुछ प्रोवाइड किए हैं सी लैंग्वेज ने, या हर लैंग्वेज आपको कुछ सेट ऑफ कीवर्ड्स प्रोवाइड करती है जिसमें कि उन वर्ड्स का मीनिंग पहले से ही डिफाइन कर दिया जाता है और हम उस वर्ड को किसी और मीनिंग और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे आपके जो कीवर्ड्स हैं, कितने कीवर्ड्स हैं, देयर आर 32 कीवर्ड्स। देयर आर 32 कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। लेकिन नए कंपाइलर के, आजकल जो नए कंपाइलर आ रहे हैं तो सेट ऑफ कीवर्ड्स जो आपका है वो इंक्रीज भी हो सकता है विद द न्यू वर्जन ऑफ द कंपाइलर।
लेकिन जब स्टार्टिंग में सी लैंग्वेज आई थी तो उसमें 32 कीवर्ड बनाए गए थे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स को हम स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स भी कह देते हैं। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर का मतलब जिनका मीनिंग पहले से ही डिफाइंड है सी लैंग्वेज के अंदर। ऐसी नेक्स्ट आपका जो बेसिक टर्म आती है वो डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स क्या होते हैं आपके, मैंने आपको बताया आपको डाटा के साथ डील करना पड़ता है, आपको डाटा इनपुट करना पड़ता है, आउटपुट करना पड़ता है। तो डाटा टाइप्स क्या होते हैं बेसिकली, डाटा टाइप्स आर कीवर्ड्स। डाटा टाइप्स आर कीवर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू डिक्लेयर डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स। यानी डाटा टाइप्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स ही होते हैं। कीवर्ड्स मैंने आपको बताया जिसका मीनिंग आपको पहले से डिफाइन करके दिया हुआ सी लैंग्वेज ने। तो डाटा टाइप्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। और इन डाटा टाइप्स को कहाँ यूज करते हैं, इन डाटा टाइप्स को यूज करते हैं वेरिएबल्स डिक्लेयर करने में। फॉर एग्जांपल मैंने कैरेक्टर टाइप के 2 वेरिएबल्स बना दिए ए और बी, ऐसे इन टाइप के 2 वेरिएबल्स बना दिए सी और डी। ऐसे ही आप फ्लोट टाइप के वेरिएबल बना सकते हैं, डबल टाइप के वेरिएबल बना सकते हैं। अगर आपको कैरेक्टर के साथ डील करना है तो कैर डाटा टाइप यूज करना है। कैरेक्टर चाहे सिंगल कैरेक्टर है चाहे मल्टीपल कैरेक्टर स्ट्रिंग है। अगर आपने इंटीजर्स के साथ डील करना है तो आईएनटी डाटा टाइप यूज होता है। अगर आपने डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू के साथ डील करना है तो आप फ्लोट और डबल यूज कर सकते हैं। फ्लोट भी डेसिमल पॉइंट वैल्यू के लिए यूज होता है, डबल भी डेसिमल पॉइंट वैल्यूज के लिए यूज होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जो फ्लोट वेरिएबल होता है उसकी जो मेमोरी बाइट्स होते हैं वो कम होते हैं और डबल वेरिएबल के मेमोरी बाइट्स डबल होते हैं फ्लोट से। जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं किसी भी डाटा टाइप का तो हर वेरिएबल को कुछ नंबर ऑफ बाइट्स आपके प्रोग्राम के अंदर एलोकेट होते हैं। तो कैरेक्टर वेरिएबल को कितने बाइट्स एलोकेट होते हैं, आपके 1 बाइट एलोकेट होता है। 1 बाइट और 2 बाइट, जो मॉडर्न कंपाइलर्स हैं वो 2 बाइट एलोकेट करते हैं, लेकिन जो पुराने कंपाइलर्स थे वो 1 बाइट ही एलोकेट करते हैं। यानी जो 70s 80s में आपकी सी लैंग्वेज आई थी 90s तक आपका 1 बाइट ही एलोकेट होता था। लेकिन जैसे जैसे नए कंपाइलर्स आए, नए नए वर्जन आए, तो आपका नंबर ऑफ बाइट आजकल 2 बाइट होता है। यानी ए वेरिएबल के पास भी 2 बाइट होंगे, बी वेरिएबल के पास भी कितने बाइट होंगे, 2 बाइट होंगे। आपने जब भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करना है तो कॉमा सेपरेटेड लिस्ट आती है और लास्ट में सेमीकोलन आता है। ये आपको मैं बाद में बताऊंगा कि आपकी स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। ऐसी सी और डी वेरिएबल इंटीजर टाइप के हैं तो ये इंट कितने बाइट्स की मेमोरी प्रोवाइड करेगा, ये 2 बाइट की मेमोरी प्रोवाइड करेगा या 4 बाइट की मेमोरी प्रोवाइड करेगा। नए कंपाइलर्स 4 बाइट की प्रोवाइड करते हैं, पुराने कंपाइलर्स 2 बाइट की। अगर आप टर्बो सी प्लस प्लस में काम कर रहे हैं तो टर्बो सी प्लस प्लस 2 बाइट्स की मेमोरी देती है, लेकिन आप नए कंपाइलर में काम करते हैं तो 4 बाइट्स की मेमोरी मिलती है। ऐसे फ्लोट वेरिएबल कितने बाइट्स एलोकेट करेगा, आपका 4 बाइट ऑफ मेमोरी, और डबल कितने करेगा, 8 बाइट ऑफ मेमोरी। यानी फ्लोट वेरिएबल को 4 बाइट्स की मेमोरी मिलेगी और डबल वेरिएबल को 4 की डबल यानी 8 बाइट्स की मेमोरी मिलेगी। और फ्लोट और डबल वेरिएबल भी डाटा टाइप्स भी कहाँ यूज होते हैं, आपके डेसिमल पॉइंट वैल्यू के साथ डील करने के लिए यूज होते हैं आपके। ऐसे ही नेक्स्ट एक डाटा टाइप और होता है, वो होता है वॉइड। वॉइड भी एक डाटा टाइप है, लेकिन वॉइड वेरिएबल्स कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड। हम वॉइड वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। वॉइड का मतलब होता है, आपको पता है, नल, एम्प्टी। तो आपके वॉइड जो डाटा टाइप होता है वो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने में तो यूज नहीं होता। कहाँ यूज होता है, फंक्शन में यूज होता है या फिर पॉइंटर वेरिएबल्स बनाने में यूज होता है। तो वॉइड भी एक डाटा टाइप है जो आपका फंक्शंस में और पॉइंटर वेरिएबल्स में डिक्लेयर करने में यूज होता है आपका। तो ये 5 डाटा टाइप्स होते हैं आपके सी लैंग्वेज के अंदर। ऐसी नेक्स्ट आपका टर्म है क्वालिफायर्स। क्वालिफायर्स क्या होते हैं आपके, क्वालिफायर्स आर कीवर्ड्स विच डिपिक्ट्स आइदर साइन ऑफ वैल्यू, यानी कि आपका क्वालिफायर्स कीवर्ड्स ही होते हैं जो क्या करते हैं, या तो आपकी वैल्यू का साइन, साइन मतलब प्लस में वैल्यू या माइनस में वैल्यू, उसको डिपिक्ट करते हैं,
या इंक्रीजेस डिक्रीजेस द बाइट्स ऑफ वेरिएबल, या आपके जो वेरिएबल के मेमोरी बाइट्स होते हैं उनको इंक्रीज या डिक्रीज करने में आपके क्वालिफायर यूज होते हैं। कौन से क्वालिफायर्स है? अनसाइंड, साइंड, लॉन्ग, शॉर्ट। ये 4 क्वालिफायर्स है जो आप अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त उनकी स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में अप्लाई कर सकते हैं। अनसाइंड, साइंड, लॉन्ग, शॉर्ट। लॉन्ग शॉर्ट आपके डाटा टाइप्स नहीं है, ये क्वालिफायर्स हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लॉन्ग और शॉर्ट डाटा टाइप्स हैं, डाटा टाइप्स नहीं है, ये क्वालिफायर्स हैं जो कि आपके मेमोरी को इंक्रीज, लॉन्ग इंक्रीज करता है, शॉर्ट डिक्रीज करता है। अनसाइंड का मतलब अगर आपने एक वेरिएबल के आगे, अगर आपने एक अनसाइंड वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, फॉर एग्जांपल अनसाइंड इंट ए, तो ए वेरिएबल इंटीजर टाइप का है लेकिन अनसाइंड भी है। अनसाइंड का मतलब है कि आपका वेरिएबल जो है वैल्यू जब स्टोर करेगा उसमें पॉजिटिव वैल्यू ही स्टोर होंगी, नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। कई बार सिचुएशन ऐसी आती है इसी लैंग्वेज के अंदर कि आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही स्टोर करनी है, नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं करनी है। तो आप वो कैसे कंफर्म कर सकते हैं, कैसे सी लैंग्वेज से कह सकते हैं, अनसाइंड कीवर्ड से कह सकते हैं। ऐसी ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट सी, इसमें कीवर्ड साइंड या अनसाइंड मेंशन नहीं है। अगर आपका कुछ भी मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वेरिएबल क्या माना जाएगा? साइंड वेरिएबल ही माना जाएगा। साइंड का मतलब है कि उसमें वैल्यू प्लस में भी स्टोर हो सकती है और माइनस में भी स्टोर हो सकती है आपकी। तो ये 4 क्वालिफायर्स हैं। साइंड, अनसाइंड, साइंड आपके साइन को डिपिक्ट करते हैं और लॉन्ग और शॉर्ट आपके क्या करते हैं? आपकी मेमोरी बाइट्स को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं आपके। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं। ऐसे कुछ बेसिक टर्म्स और हैं तो वो आपको मैं इसके बाद में बताऊंगा, लेकिन अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करिए और आप अपने इन टर्म्स को एक बार स्टडी करिए या नोट डाउन करिए। आइए अब देखते हैं कुछ और बेसिक टर्म्स। नेक्स्ट जो आपका बेसिक टर्म है वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट्स क्या होते हैं? एनी फिक्स्ड वैल्यू इज नोन एज कांस्टेंट। ये आप अपने मैथमेटिक्स में भी आप करते आए हैं कांस्टेंट के साथ डील, जैसे 1 2 3 1 2 10 20, ये सारे क्या है? कांस्टेंट है आपके। कांस्टेंट कैन बी न्यूमेरिक कांस्टेंट और इट कैन बी कैरेक्टर कांस्टेंट। यानी ये अगर आप कोई वर्ड, जैसे आपने नेम बोला तो नेम भी एक क्या कांस्टेंट है। तो जो आपका जो कांस्टेंट है, सी में कितने तरह के कांस्टेंट होते हैं? सी में आपके 3 तरह के कांस्टेंट होते हैं। आपको जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ एनी फिक्स्ड वैल्यू इज नोन एज कांस्टेंट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में 3 तरह के कांस्टेंट आपके। पहला कांस्टेंट कौन सा है? न्यूमेरिक कांस्टेंट है आपका। न्यूमेरिक कांस्टेंट में आपके 2 तरह के कांस्टेंट आते हैं, इंटीजर कांस्टेंट आता है, रियल कांस्टेंट आता है। इंटीजर कांस्टेंट आपको पता ही है जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता, और रियल कांस्टेंट में आपका डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू आती है आपकी। जो इंटीजर कांस्टेंट है सी में फर्दर डिवाइडेड है 3 कैटेगरीज में, डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट, ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट, हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट आपका। जो रियल कांस्टेंट है वो 2 तरह के कांस्टेंट होते हैं सी में, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट होते हैं और डबल कांस्टेंट होते हैं आपके। जो न्यूमेरिक कांस्टेंट में आपका जो इंटीजर कांस्टेंट होता है उसमें भी डेसिमल जो इंटीजर कांस्टेंट होता है, जो आप नॉर्मली मैथमेटिक्स में आप जो नंबर्स को यूज करते हैं विदाउट डेसिमल पॉइंट वैल्यू, वो सारे क्या होते हैं? डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट होते हैं। इनको डेसिमल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो नंबर्स की रेंज है, नंबर्स को फॉर्म करने की डिजिट की रेंज है, वो डिजिट की रेंज क्या है? 0 to 9, यानी 0 से लेके 9 डिजिट्स यूज होते हैं इन डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट को फॉर्म करने के लिए। ऐसी जो ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट है, ये क्या होते हैं? ये आपके बेसिकली क्या होते हैं? जिसमें कि आपका जो बेस होता है वो 7 होता है आपका, सॉरी 8 होता है आपका बेस,
और इनकी जो डिजिट्स की रेंज है वो क्या होती है, 0 to 7 होती है आपकी। जब भी ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट सी लैंग्वेज के अंदर आपने बनाना है तो स्टार्टिंग में आपने 0 मेंशन करना है, 0 प्रीफिक्स करना है। अगर आप 0 प्रीफिक्स नहीं करेंगे, अगर आपने सिंपल 25 लिख दिया तो वो डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट होगा आपका। अगर आपने 0 प्रीफिक्स कर दिया है तो कंपाइलर उसको क्या मान के चलेगा, ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट मान के चलेगा, क्योंकि आपका 25 जो होता है डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट, अगर आप इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ और ही वैल्यू बनेगी आपकी। तो आपकी जो वैल्यू की जो इंटरप्रिटेशन है वो डिपेंड करता है कि आपने उस नंबर को कैसे लिखा है। अगर आपने 25 लिखा है तो वो आपका डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट माना जाएगा। अगर आपने 0 to 5 लिख दिया है तो वो ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट माना जाएगा। एक डेसिमल को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है वो एक आपका एक सब्जेक्ट आता है जिसमें आपकी नंबर कन्वर्जन्स होती है, तो वो आपका एक अलग टॉपिक है, वो आपको कभी बाद में बताऊंगा। ऐसे ही जो हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट होता है आपका, ये हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है, जिसमें कि स्टार्टिंग में 0x से प्रीफिक्स होगा आपका, 0x से प्रीफिक्स होगा नंबर आपका। और इस ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट की जो नंबर्स की रेंज है, डिजिट्स की जो रेंज है वो 0 से लेके 9 और A से लेके F तक होती है आपकी। यानी जब भी आप एक हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट बनाते हैं तो 0 से लेके 9 डिजिट्स यूज करते हैं और A से लेके F अल्फाबेट्स यूज करते हैं। A के लिए क्या वैल्यू है, 10, क्योंकि जो इसकी रेंज होती है वो 0 to 15 होती है, लेकिन जो 10 to 15 है वो बेसिकली A अल्फाबेट से डिनोट होते हैं आपके। 10 के लिए A है, 11 के लिए B है, ऐसे 15 के लिए क्या है आपका, F है आपका। तो लेकिन आपने जब भी हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट स्पेसिफाई करना है सी लैंग्वेज के अंदर तो आपको 0x प्रीफिक्स करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि 0xAF, ये क्या है आपका, एक हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट आपका, क्योंकि इसके स्टार्टिंग में 0x है और A और F भी बेसिकली जो अल्फाबेट्स है वो किस नंबर सिस्टम में आते हैं, आपके हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आते हैं, आपके इंटीजर कांस्टेंट में आते हैं आपके। तो ये आपके क्या है, इंटीजर कांस्टेंट है, इंटीजर कांस्टेंट, डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट, ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट, हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। नेक्स्ट आपका आता है रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट में फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, डबल कांस्टेंट। आप कहोगे फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट को कैसे मेंशन करेंगे और डबल कांस्टेंट को कैसे मेंशन करेंगे। 2.5f, अगर आपने सी लैंग्वेज के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट रिप्रेजेंट करना है तो डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू के लास्ट में आपको f डिनोट करना है, चाहे स्मॉल में डिनोट करिए चाहे कैपिटल F कैपिटल में डिनोट करिए। तो आपको क्या करना है, डेसिमल पॉइंट के साथ f लगा होना चाहिए आपका, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट बन जाएगा। अगर आपने सिंपल 2.5 लिखा तो वो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है, वो क्या माना जाएगा, डबल कांस्टेंट माना जाएगा। कहने का मतलब ये, अगर 2.5f मेमोरी में जब रिप्रेजेंट होगा आपका, जब प्रोग्राम मेमोरी में रिप्रेजेंट होगा, लोड होगा, तो वो कितने बाइट्स कंज्यूम करेगा आपका, 4 बाइट्स की मेमोरी कंज्यूम करेगा। अगर वो 2.5 है विदाउट f तो वो कितने बाइट्स की मेमोरी कंज्यूम करेगा, डबल 8 बाइट की मेमोरी कंज्यूम करता है, तो ये 8 बाइट की मेमोरी कंज्यूम करेगा आपका। तो ये आपके रियल कांस्टेंट होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट और डबल कांस्टेंट। नेक्स्ट आपके आते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट क्या आते हैं, एनीथिंग एनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स। सिंगल कोट्स के अंदर कुछ भी एनक्लोज करेंगे तो वो क्या माना जाएगा, कैरेक्टर कांस्टेंट माना जाएगा आपका। फॉर एग्जांपल अल्फाबेट A सिंगल कोट में एनक्लोज है, B एनक्लोज है, 1 डिजिट एनक्लोज है। आप कहेंगे 1 तो इंटीजर कांस्टेंट है, इंटीजर कांस्टेंट नहीं है, ये कैरेक्टर कांस्टेंट है क्योंकि सिंगल कोड लग गए हैं। 2 है, कोई ऑपरेटर अगर आप सिंगल कोड में लगा देंगे या कोई स्पेशल सिंपल सिंगल कोड में आप मेंशन कर देंगे तो वो क्या माना जाएगा, आपका कैरेक्टर कांस्टेंट माना जाएगा।
सिंगल कोट के अंदर कभी भी दो अल्फाबेट या दो डिजिट्स नहीं आ सकते। अगर आप मेंशन करेंगे, अगर आपने स्टेटमेंट में प्रोग्राम के अंदर लिख दिया तो कंपाइलर आपका कंपाइलेशन एरर जनरेट कर देगा, आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा आपका। तो सिंगल कोट में कोई भी सिंगल चीज आ सकती है, चाहे अल्फाबेट है, डिजिट है, चाहे स्पेशल सिंबल आपका। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होते हैं आपके? स्ट्रिंग कांस्टेंट बेसिकली क्या होते हैं आपके? एनीथिंग एनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। डबल कोट में अगर आप मेंशन करेंगे कोई भी चीज को तो वो स्ट्रिंग कांस्टेंट मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल ABC। स्ट्रिंग कांस्टेंट का मतलब है जब आपको मल्टीपल कैरेक्टर के साथ डील करना है तो आप स्ट्रिंग कांस्टेंट मेंशन करते हैं। तो ABC इज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट। 1 2 3 इंटीजर कांस्टेंट नहीं है, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है क्योंकि इसमें डबल कोट्स लग गया आपका। ऐसे ये डबल कोट्स में सिंगल ए है तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है, डबल कोट्स लगा हुआ है तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है। 1 क्या स्ट्रिंग कांस्टेंट है, प्लस क्या स्ट्रिंग कांस्टेंट है आपका। जब एक कैरेक्टर कांस्टेंट मेमोरी में रिप्रेजेंट होगा तो ये 1 बाइट या 2 बाइट की मेमोरी कंज्यूम करेगा। लेकिन अगर आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट है अगर आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट है तो वो कितने बाइट्स की मेमोरी कंज्यूम करेगा? आपके जितने डिजिट्स या अल्फाबेट्स है, जैसे ABC में 3 कैरेक्टर है तो 3 बाइट तो ये प्लस 1 बोलना आपने। अगर 1 बाइट की मेमोरी कंज्यूम कर रहा है कैरेक्टर आपका डाटा टाइप, तो आपका ABC 3 कैरेक्टर तो 3 बाइट ये प्लस 1 4 बाइट की मेमोरी कंज्यूम करेगा। 1 2 3 भी कितने बाइट्स की मेमोरी कंज्यूम करेगा? 4 बाइट्स की मेमोरी कंज्यूम करेगा। A कितने बाइट की मेमोरी कंज्यूम करेगा? 2 बाइट्स की मेमोरी कंज्यूम करेगा। 1 कितने बाइट्स की मेमोरी कंज्यूम करेगा? 2 बाइट्स की मेमोरी कंज्यूम करेगा। प्लस कितने बाइट की मेमोरी कंज्यूम करेगा? 2 बाइट्स की मेमोरी कंज्यूम करेगा। ये 1 बाइट एक्स्ट्रा क्यों कंज्यूम कर रहा है वो आपको आपके जब कैरेक्टर एरेज आपको मैं बताऊंगा तब आपको पता लगेगा कि ये एक एक्स्ट्रा बाइट क्यों कंज्यूम करता है। ऐसी नेक्स्ट आपका जो बेसिक टर्म है वो है स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? स्टेटमेंट्स आर द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? इंस्ट्रक्शन होती है कंप्यूटर को। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स इन सी लैंग्वेज। आपकी 3 तरह की स्टेटमेंट होती है सी लैंग्वेज के अंदर। एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट। आपकी 3 तरह की स्टेटमेंट होती है। एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन का मतलब है फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू a प्लस बी सेमीकोलन, ये एक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन स्टेटमेंट को सिंपल स्टेटमेंट या सिंगल लाइन स्टेटमेंट भी कह देते हैं। तो ये एक एक्सप्रेशन है क्योंकि a प्लस बी एक्सप्रेशन है जिसको कि हम x में असाइन कर रहे हैं। एक्सप्रेशन स्टेटमेंट को जनरली हम सेमीकोलन से एंड करते हैं आपका। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होती हैं? मोर देन वन स्टेटमेंट एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अगर आप एक से ज्यादा स्टेटमेंट मेंशन कर देते हैं, जैसे ये कर्ली स्टार्ट ब्रैकेट है, ये कर्ली एंड ब्रैकेट है, इस स्टार्ट और एंड ब्रैकेट के अंदर मैंने 2 स्टेटमेंट मेंशन कर दी हैं, x इज इक्वल टू a प्लस बी, y इज इक्वल टू c प्लस a। तो जब आपकी मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती हैं तो उन मल्टीपल स्टेटमेंट्स को आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज करते हैं। तो उन कर्ली ब्रैकेट्स को अगर आप यूज करते हुए मल्टीपल स्टेटमेंट्स मेंशन करते हैं तो उसको क्या कह देते हैं? कंपाउंड स्टेटमेंट कह देते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं आपकी? कंट्रोल स्टेटमेंट में आपके लूप्स आते हैं, आपके लूप्स आते हैं। डिसीजन स्टेटमेंट यानी इफ एल्स स्टेटमेंट आती है आपकी, चॉइस स्टेटमेंट यानी स्विच केस स्टेटमेंट आती हैं। तो ये आगे आपके लूप्स, डिसीजन स्टेटमेंट और स्विच केस स्टेटमेंट आगे आएंगी, तब हम आपको कंट्रोल स्टेटमेंट बताएंगे। तो अभी मैंने सिर्फ 2 ही बेसिक टर्म डिस्कस करी हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं और स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। तो इसके साथ आपका बेसिक टर्म्स यही होती है आपकी। ये जो बेसिक टर्म्स है ये जरूरी नहीं आप सी लैंग्वेज में अप्लाई करो, ये आपकी C++ के लिए भी एप्लीकेबल है, जावा के लिए भी एप्लीकेबल है आपका। तो आपका ये बेसिक टर्म्स है, आप इनको अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन करिए, वीडियो को पॉज करिए और इनको नोट डाउन करिए। इससे नेक्स्ट आपके जो टॉपिक है वो ऑपरेटर्स है, तो पहले आप इसको नोट डाउन करिए फिर देखते हैं आगे।
आइए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ऑपरेटर्स। तो इससे पहले मैंने आपके साथ बेसिक टर्म्स डिस्कस करी, 7 बेसिक टर्म्स डिस्कस करी। तो अगर आपको कोई उनमें डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर आपके कोई सजेशन है तो भी कमेंट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट आपके हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में से सबसे पहले जो ऑपरेटर्स आते हैं आपके, वो कौन से हैं? यूनरी ऑपरेटर्स। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, टर्शरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। बेसिकली बाइनरी ऑपरेटर में जब भी आप कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं तो दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑपरेटर और एक होता है ऑपरेंड। फॉर एग्जांपल 2 + 2, प्लस क्या है यहाँ पे? ऑपरेटर है। 2 और 2 क्या है? ऑपरेंड है। तो जब आपकी एक्सप्रेशन में ऑपरेटर के आसपास दो ऑपरेंड हो तो वो बाइनरी ऑपरेटर बन जाता है। अगर ऑपरेंड के पास एक ही वैल्यू, ऑपरेटर के पास एक ही ऑपरेंड हो तो वो क्या बन जाता है? यूनरी ऑपरेटर बन जाता है। और अगर ऑपरेटर के पास 3 ऑपरेंड हो तो वो क्या बन जाता है? टर्शरी ऑपरेटर बन जाता है। टर्शरी ऑपरेटर आपने मेरे ख्याल से मैथमेटिक्स में +1 +2 में नहीं देखा होगा, लेकिन सी लैंग्वेज में बेसिकली क्या होता है? एक टर्शरी ऑपरेटर भी होता है आपका। तो यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? आर दोज ऑपरेटर्स विच आर अप्लाइड ऑन सिंगल ऑपरेंड। फॉर एग्जांपल कौन से यूनरी ऑपरेटर है? प्लस, माइनस, नॉट, प्लस प्लस, माइनस माइनस, साइज ऑफ, टाइप। ये आपके यूनरी ऑपरेटर्स हैं आपके। प्लस जैसे कि +2 या -2, तो यूनरी प्लस और यूनरी माइनस तो सिंपल है। नेक्स्ट आपका नॉट है। नॉट क्या होता है? आपका कंडीशंस को नेगेट करता है, आपका ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू कर देता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं, 4 और 5 को कंपेयर कर रहे हैं, 4 > 5 होता है? नहीं होता। तो क्या कंडीशन? फॉल्स है। लेकिन अगर आप उसके आगे नॉट लगा देंगे तो वो क्या कर देगा? उसको ट्रू कर देगा आपका। ऐसे ही प्लस प्लस क्या है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। माइनस माइनस क्या है? डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। प्लस प्लस और माइनस माइनस क्या है? बेसिकली प्लस प्लस फॉर एग्जांपल ये स्टेटमेंट मैंने लिखी है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है a10 प्लस प्लस है a प्लस प्लस। जब आप प्लस प्लस को वेरिएबल से पहले मेंशन करते हैं तो उसको कहते हैं प्रीफिक्स नोटेशन ऑफ द इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर आप प्लस प्लस को बाद में लिखते हैं तो वो क्या होती है? पोस्टफिक्स नोटेशन ऑफ द इंक्रीमेंट ऑपरेटर। दोनों केसेस में, चाहे प्रीफिक्स केस है चाहे पोस्टफिक्स केस है आपका, तो दोनों केस में बेसिकली क्या है? तो अगर आपका प्रीफिक्स नोटेशन है या पोस्टिव नोटेशन है, इस केस में अगर देखा जाए तो वेरिएबल a की वैल्यू को कंपाइलर क्या करेगा? बाय 1 इंक्रीज करता है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस प्लस a से आपकी 11 हो जाएगी। जब वो इसके पास आएगा तो 11 से क्या कर देगा? 12 कर देगा। तो फाइनल वैल्यू ऑफ a तो 12 आएगी। लेकिन आप कहेंगे प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स नोटेशन में डिफरेंस क्या है आपका? एक छोटा सा डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा x = प्लस प्लस a और y = a प्लस प्लस। तो अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि x और y में क्या वैल्यूज जाएंगी आपकी। प्रीफिक्स नोटेशन है अगर आपकी एक्सप्रेशन के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर, तो उसमें कंपाइलर क्या करता है? आपका a की वैल्यू को पहले इंक्रीज करेगा और फिर x में असाइन करेगा। तो a की वैल्यू स्टार्टिंग क्या? 10, तो उसने a की वैल्यू 10 से 11 किया और वो x में गई, तो x में क्या है आपका? 11। ऐसे ही यहाँ पे जब आएगा, इस स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे आएगा, a की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 11। x की वैल्यू भी 11 हो चुकी है, a की वैल्यू भी 11 हो चुकी है। अब जब यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ पोस्टफिक्स नोटेशन है, तो कंपाइलर कहता है कि पहले मैं a की वैल्यू जो 11 है वो y में असाइन करूंगा और फिर बाद में a का इंक्रीमेंट करूंगा। तो y में वैल्यू क्या जाएगी आपकी? 11 जाएगी, और a में वैल्यू क्या हो जाएगी? बाद में इंक्रीमेंट होकर 12 हो जाएगी।
तो बेसिकली आपकी प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स नोटेशन में क्या होता है कि एक्सप्रेशन में वो चेक करता है कि अगर प्रीफिक्स नोटेशन है तो पहले वैल्यू को इंक्रीज करके फिर एक्सप्रेशन में यूज करेगा, और अगर पोस्टफिक्स नोटेशन है तो करंट वैल्यू ऑफ ए विल बी यूज्ड फर्स्ट, यानी पहले उसकी करंट वैल्यू यूज हो जाएगी और फिर उसका इंक्रीमेंट करेगा आपका। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है आपका प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स नोटेशन में। ऐसे माइनस माइनस क्या करता है, आपकी वेरिएबल की वैल्यू को बाय 1 डिक्रीज करेगा आपका, यानी प्लस प्लस बाय 1 इंक्रीज करता है और माइनस माइनस क्या करेगा, बाय 1 डिक्रीज करता है। माइनस माइनस 1 को भी माइनस माइनस को भी लिखने के दो तरीके हैं, प्रीफिक्स नोटेशन भी हो सकती है, पोस्टफिक्स नोटेशन भी हो सकती है। रूल वही है जो मैंने आपको प्लस प्लस के साथ बताया है। तो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है आपका। साइज ऑफ क्या है, साइज ऑफ बेसिकली क्या है, एक ऑपरेटर है। ये आपके एग्जाम में या इंटरव्यू में पूछते हैं कि सी लैंग्वेज में साइज ऑफ क्या है, एक ऑपरेटर है या फंक्शन है। तो जनरली बच्चे फंक्शन बताते हैं, लेकिन फंक्शन नहीं है, ये एक ऑपरेटर है। क्योंकि इसके साथ ब्रैकेट लग रहे हैं तो हमें लगता है ये फंक्शन है, फंक्शन नहीं है, ऑपरेटर है आपका। और साइज ऑफ क्या करता है, एक डाटा टाइप, मैंने आपको डाटा टाइप चार बताया है, इंट, कैर, फ्लोट, डबल। तो जो ये जो डाटा टाइप्स होते हैं, कितने बाइट्स की मेमोरी प्रोवाइड कर रहे हैं वेरिएबल्स को, अगर आपको ये फाइंड आउट करना है तो आप साइज ऑफ से फाइंड आउट कर सकते हैं। साइज ऑफ इंट क्या करेगा आपका, अगर आपका पुराना कंपाइलर है तो 2 बाइट्स और नया कंपाइलर है तो क्या रिटर्न करेगा, 4 बाइट, 4 प्रिंट करेगा आपका स्क्रीन पे आपका। तो साइज ऑफ एक क्या ऑपरेटर है, विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द साइज ऑफ द डाटा टाइप। डाटा टाइप कैन बी बेसिक टाइप और यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स आगे आएंगे स्ट्रक्चर्स आपके, तो जब आप आगे आएंगे तब देखेंगे। ऐसी नेक्स्ट आपका ऑपरेटर के टाइप। टाइप क्या होता है, बेसिकली टाइप कास्टिंग में यूज होता है आपका। यानी फॉर एग्जांपल जैसे ये एक कैरेक्टर है, एक कैपिटल एक कैरेक्टर कांस्टेंट है, मैं इसके ऊपर टाइप कास्ट कर रहा हूं। टाइप कास्ट का मतलब मैं एक कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो टाइप क्या है, बेसिकली एक टाइप कास्टिंग का कंसेप्ट आता है सी लैंग्वेज के अंदर, बहुत आता है, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है आपका। तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। जब भी आपको एक टाइप की वैल्यू को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना है तो आप टाइप कास्टिंग को टाइप को यूज करते हैं आप, ठीक है। तो ये आपके क्या है, यूनरी ऑपरेटर्स है आपके। नेक्स्ट आपके कौन से ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स है। सॉरी, मल्टीप्लिकेटिव में प्लस माइनस नहीं आएंगे। मल्टीप्लिकेटिव में क्या आपके मल्टीप्लाई, डिवीजन, परसेंटेज। स्टार क्या करेगा, परफॉर्म आपकी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेगा, स्लैश डिवीजन परफॉर्म, फॉरवर्ड स्लैश क्या करेगा, डिवीजन परफॉर्म करेगा, और परसेंटेज क्या करेगा, परसेंटेज नहीं निकालेगा आपका। अगर आपको परसेंटेज निकालनी है तो आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ परसेंटेज क्या मॉडुलस ऑपरेटर है, या इसको रिमाइंडर ऑपरेटर कह देते हैं आपका। ये जो मॉडुलस ऑपरेटर है ये क्या रिटर्न करेगा, अगर ये मैंने एक्सप्रेशंस लिख दी है तो इनकी वैल्यूज क्या आएंगी आपकी, 5%2, 5 डिवाइडेड बाय 2 का रिमाइंडर क्या आएगा, मॉडुलस क्या आएगा आपका, आप रिमाइंडर 1 आएगा, 2 to the 4 1 रिमाइंडर। ऐसे -5%2, 5 आपका डिविडेंड है, 2 आपका डिवाइजर है, तो रिमाइंडर में साइन कौन सा आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा, या माइनस है तो माइनस आएगा, तो अभी इसमें -1 आएगा। रिमाइंडर का जो साइन होता है वो आपके डिविडेंड के साइन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन डिवीजन में आपका डिविडेंड के साइन पे भी डिपेंड करता है और डिवाइजर के साइन पे भी डिपेंड करता है। ऐसे 5% -2 का रिजल्ट क्या आएगा, यहां पे -1 नहीं आएगा, 1 आएगा आपका, क्योंकि डिविडेंड में प्लस साइन है तो रिमाइंडर का साइन भी क्या होगा, प्लस ही होगा आपका। -5% -2 का रिमाइंडर क्या आएगा, माइनस माइनस है तो ये नहीं कि आपका माइनस माइनस कैंसिल हो गया 1 आएगा रिमाइंडर, नहीं, 5 डिविडेंड के साथ माइनस साइन है तो -1 आपका क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा आपका। ऐसे 2% 10 का रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 2 आएगा।
1% 4 का रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। यानी जब डिविडेंड छोटा रह जाता है, डिवाइजर बड़ा होता है, तो जो डिविडेंड होता है वो एज इट इज रिमाइंडर माना जाता है आपका। ऐसे नेक्स्ट आपका ऑपरेटर है शिफ्ट ऑपरेटर, लेस देन, ये बिटवाइज ऑपरेटर है आपकी, ये दोनों, ये लेफ्ट शिफ्ट है, ये लेफ्ट शिफ्ट है, ये राइट शिफ्ट है। तो ये शिफ्ट ऑपरेटर क्या होते हैं, जब भी आपका कोई भी डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट अगर आपका है, जब भी मेमोरी में रिप्रेजेंट होता है, या कोई भी नंबर या कोई भी कैरेक्टर जब मेमोरी में रिप्रेजेंट होता है, तो वो बिट्स की फॉर्म में, बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट होता है, बिट्स की फॉर्म में। यानी 0101 की लैंग्वेज जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, उस लैंग्वेज में आपका डाटा स्टोर होता है आपका। तो ये लेफ्ट शिफ्ट क्या करेगा, फॉर एग्जांपल एक ए वेरिएबल है, 4 है उसमें वैल्यू, और मैंने कहा b इज इक्वल टू a लेफ्ट शिफ्ट 2, तो 4 का बाइनरी नंबर होता है 0100। तो लेफ्ट शिफ्ट क्या करेगा आपका, जितना यहां पर राइट साइड में आपने नंबर लिखा है, उतने बिट्स को वो लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगा। यानी कि क्या करेगा वो 010000, ये बाइनरी नंबर है आपका, लेकिन ये बना देगा आपका। 4 को बाइनरी नोटेशन में क्या लिखते हैं, 0100 लिखते हैं, लेकिन लेफ्ट शिफ्ट 2 पोजीशन यानी 2 बिट्स शिफ्ट किए जाए लेफ्ट डायरेक्शन में, तो वो क्या बन जाएगा, 10,000 बन जाएगा। 100 है, 10,000 बन जाएगा आपका। और 10,000 का अगर आप बाइनरी नंबर निकालेंगे, सॉरी डेसिमल इंटीजर वैल्यू निकालेंगे, तो 16 बनेगा आपका। ठीक है, तो ये आपके बिट्स को क्या करता है, लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। राइट शिफ्ट क्या करेगा आपका, इस वैल्यू राइट डायरेक्शन में बिट्स को शिफ्ट कर देगा, यानी 00001, यानी 100 का 1 बना देगा आपका। 100 का क्या बना देगा आपका, 1 बना देगा आपका। तो ये आपके जब बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं आपको वैल्यूज में, ये आपकी इमेज प्रोसेसिंग में यूज होते हैं आपके बिटवाइज ऑपरेशंस। तो आपके वहां पे ये शिफ्ट ऑपरेटर्स यूज होते हैं। तो जो लेफ्ट शिफ्ट होता है वो आपकी वैल्यू को डबल करता है, ईच लेफ्ट शिफ्ट डबल्स द वैल्यू एंड ईच राइट शिफ्ट हाफ द वैल्यू। तो आपका ये पता होना चाहिए, आपके शिफ्ट ऑपरेटर्स होते हैं, आपके लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट आपके ऑपरेटर होते हैं जो बिट्स के ऊपर काम करते हैं आपके। नेक्स्ट आपके एडिटिव ऑपरेटर्स है, प्लस माइनस, आपको पता ही है, जो मैथमेटिक्स में आप यूज करते आए हैं। नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर है। रिलेशनल अगर आपको लॉजिकल एक्सप्रेशंस बनानी है, आपको यानी आपने वैल्यूज को कंपेयर करना है, तो ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है। आपका ऐसा कोई ऑपरेटर नहीं है ग्रेटर देन इक्वल टू जो आप मैथमेटिक्स में लिखते आए हैं, क्योंकि कीबोर्ड में ऐसा कोई सिंबल प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो आपका अगर आपको ग्रेटर देन इक्वल टू लिखना है, तो ग्रेटर देन और फिर इक्वल टू मेंशन टाइप करना पड़ेगा आपको। तो ये रिलेशन ऑपरेटर है। नेक्स्ट आपके कौन से हैं, इक्वालिटी ऑपरेटर आपके। इक्वालिटी ऑपरेटर क्या होते हैं, बेसिकली अगर आपने दो वैल्यूज की इक्वालिटी या नॉट इक्वालिटी चेक करनी है, तो डबल इक्वल टू या नॉट इक्वल टू को यूज करते हैं आप। मैथमेटिक्स में आप सिंगल इक्वल टू को असाइन करने के लिए भी यूज कर लेते हैं, या फिर आप उसको इक्वालिटी के लिए भी यूज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे सिंगल इक्वल टू असाइन करने के लिए यूज होगा और इक्वालिटी चेक करने के लिए डबल इक्वल टू। नॉट इक्वल टू के लिए एक्सक्लेमेशन नॉट सिंबल यूज होगा आपका। नेक्स्ट लॉजिकल एंड है। लॉजिकल एंड आपका दो बारी आपका एंड ऑपरेटर, ये इसको एंड ऑपरेटर कहते हैं आपका। ये लॉजिकल एंड है, ये लॉजिकल और है। लॉजिकल और आपका पाइप सिंबल है, आपका पाइप सिंबल है, दो बार टाइप करना पड़ता है। लॉजिकल एंड और लॉजिकल और में आपको पता ही है कि अगर आपकी दो वैल्यूज है ए और बी, दो इनपुट्स हैं, तो लॉजिकल एंड में क्या होता है, अगर दोनों इनपुट्स 1 है तभी आपका आउटपुट 1 आएगा। अगर दोनों में से कोई भी फॉल्स है तो आपका फॉल्स आएगा आपका, या दोनों ही फॉल्स है तो दोनों, फिर आपका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा।
लॉजिकल एंड और लॉजिकल और कहां पर यूज होते हैं आपके, ये आपके लॉजिकल एक्सप्रेशंस को कंबाइन करने के लिए यूज होते हैं आपके। फॉर एग्जांपल जैसे a ग्रेटर देन b एंड a ग्रेटर देन c, तो ये दो लॉजिकल एक्सप्रेशन है, a ग्रेटर देन b और a ग्रेटर देन c। ये दोनों आपकी जो कंडीशंस हैं, अगर आपकी एक से ज्यादा कंडीशंस हो जाती हैं तो आप कैसे उनको कंबाइन करते हैं, C++ या जावा के अंदर आप लॉजिकल एंड यूज करते हैं। तो a ग्रेटर देन b होगा और a ग्रेटर देन c होगा, तो ये अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो तभी इसका रिजल्ट क्या आएगा, एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा आपका। अगर दोनों में से कोई भी फॉल्स या दोनों फॉल्स होगी तो आपका रिजल्ट क्या आता है, फॉल्स आता है। और में आपको पता ही है, और में क्या होता है आपका, अगर कोई भी कंडीशन ट्रू है, दोनों ट्रू है या कोई भी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आता है, अगर दोनों फॉल्स है तभी फॉल्स आता है। तो लॉजिकल एंड की जगह लॉजिकल और भी आ सकता है यहाँ पे। तो आपको मैंने बता ही दिया कि दो कंडीशंस अगर आपकी ट्रू है फॉल्स है तो आपका एंड और कैसे बिहेव करेगा आपका। नेक्स्ट आपका बिटवाइज एंड है। ये सिंगल एंड क्या है, बिटवाइज एंड है। ये सिंगल पाइप सिंबल क्या है, बिटवाइज और है। थोड़ा सा अगर आपको ये बिटवाइज एंड और बिटवाइज और ऐसे बिहेव करेंगे, जैसे मैंने ये एक छोटा सा ट्रुथ टेबल मेंशन किया हुआ है, ये 1 पे बिट्स, अगर 1 बिट्स होंगे तो 1 आएगा, अगर कोई भी फॉल्स होगा तो एंड बिटवाइज एंड क्या करेगा, फॉल्स 0 रिजल्ट आएगा आपका। तो ये बिटवाइज ऑपरेटर कहाँ यूज होते हैं, मैंने आपको बताया इमेज प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा यूज होते हैं आपके बिटवाइज ऑपरेटर, यानी बिटवाइज एंड, बिटवाइज और लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, आपके ये ऑपरेटर्स बहुत यूज होते हैं आपके इमेज प्रोसेसिंग के अंदर। तो ये कुछ आपके ऑपरेटर्स मैंने आपको बताए हैं। अभी इसमें 2-3 ऑपरेटर्स और बचे हुए हैं, तो तब तक आप इनको नोट करिए, फिर देखते हैं आगे। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर्स। नेक्स्ट ऑपरेटर है आपके कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर बेसिकली एक टर्शियरी ऑपरेटर है, यानी इसमें जितने जो ऑपरेटर है वो दो हैं। ये दो कौन से हैं, क्वेश्चन मार्क कॉलन, ये दो ऑपरेटर है और इसमें 3 ऑपरेंड माने जाएंगे आपके, यूज होते हैं आपके बेसिकली। और ये बेसिकली क्या है, शॉर्टकट फॉर्म है। किसकी शॉर्टकट फॉर्म है, इफ और एल्स की। यानी कि ये जो आपका इफ और एल्स जो डिसीजन स्टेटमेंट होती है उसकी शॉर्टकट फॉर्म होती है कंडीशनल ऑपरेटर। तो जब हम इफ एल्स पढ़ेंगे तब आपको मैं ये बताऊंगा कंडीशनल ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं आपका। नेक्स्ट आपके हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, परसेंटेज इक्वल टू, बिटवाइज एंड इक्वल टू, बिटवाइज और इक्वल टू, लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू, राइट शिफ्ट इक्वल टू, ये सारे क्या है आपके असाइनमेंट ऑपरेटर है। फॉर एग्जांपल x प्लस इज इक्वल टू a, ये शॉर्टकट फॉर्म है। ये ऑपरेटर प्लस माइनस स्टार, डिवीजन, मल्टीप्लाई, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ये आपको मैं बता चुका हूं। लेकिन ये इक्वल टू ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ भी यूज हो रहे हैं। ये शॉर्टकट नोटेशंस हैं, इनका काम तो वही है जो मैंने आपको बताया है, लेकिन ये शॉर्टकट नोटेशंस को मीनिंग क्या होता है इसका वो आपको मैं बता रहा हूं कि ये शॉर्टकट नोटेशन, इसका एक्सपेंड कैसे करना है। इस इक्वल टू को यहां से हटा दीजिए, क्या रह गया, x प्लस ए। इक्वल टू को हटा के लेफ्ट साइड में लिखिए और x को एक बारी रिपीट कर दीजिए लेफ्ट साइड में। तो ये स्टेटमेंट लिखो या x इज इक्वल टू एक्स प्लस ए लिखो, दोनों स्टेटमेंट का मतलब क्या है, सेम है आपका। ऐसे आप कोई भी ऑपरेटर यूज करते हुए, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हुए शॉर्टकट नोटेशंस मेंशन कर सकते हो आप। तो ये आपके ऑपरेटर्स थे, ये आपके 12 ऑपरेटर्स मैंने बताए हैं आपको सी लैंग्वेज के अंदर। इनकी जो प्रायोरिटी है, ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन है जो आपका एक एक्सप्रेशन के अंदर, वो मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही बताया। यानी यूनरी ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है और असाइनमेंट ऑपरेटर की जो प्रायोरिटी होती है वो सबसे कम होती है। ऐसी एक टर्म यूज होती है एसोसिएटिविटी। जो यूनरी ऑपरेटर होते हैं
और जो असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, इनकी एसोसिएटिविटी जो होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है। यानी जब भी ये इवेल्युएट होते हैं, पहले राइट वाली एक्सप्रेशन इवेल्युएट होके लेफ्ट साइड में जाएगा आपका, और जितने भी ऑपरेटर हैं उनकी एसोसिएटिविटी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट होती है आपकी। लेकिन जो जनरली और असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं उनकी जो एसोसिएटिविटी होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है। यानी ये जब भी आपके एक्सप्रेशन में इवेल्युएट होंगे, पहले राइट वाली साइड एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगी, फिर लेफ्ट में एसोसिएट होंगे आपके। तो इसके साथ आपका बेसिक टर्म्स और ऑपरेटर्स फिनिश है। अगर आपके कोई भी डाउट्स है या कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।